गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सब लोग? मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर से। तो आज जो हम लोग वीडियो का डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका, जैसा कि देख सकते हैं, सेट नंबर 10 का डिस्कशन होने वाला है, डिस्कशन रीजनिंग का, जो कि आपका रेलवे एनटीपीसी वॉल्यूम 3, ये जो बुक आपने परचेज किया हुआ है, ठीक है, उसके सेट नंबर 10 के रीजनिंग के डिस्कशन हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन रीजनिंग का जो दिया हुआ है वो है आपका क्वेश्चन नंबर, देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 4। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित जोड़े, 8 व्यक्तियों के परिवार में 2 विवाहित जोड़े आपको दिए गए हैं, है ना। तो 2 विवाहित जोड़े हैं। पहला लाइन क्या कह रहा है वो बताओ कि पी क्यू का पुत्र और आर का भाई है। पी कौन है? तो क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। तो और कभी भी यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? दूर वाले के लिए, मतलब कि सब्जेक्ट के लिए। तो पी क्यू का पुत्र है, पहले ये बैठा लो, मान लो कि ये क्यू है। अब पी कौन है? तो क्यू का पुत्र है और ये आर का भाई है। क्लियर हो गया? तो पी क्यू का पुत्र है और आर का भाई है। आगे क्या कह रहा है? एस एम की पुत्री है और एम का विवाह आर से हुआ है। अब देखिए एम का विवाह किसके साथ हुआ है? आर से हुआ है। और एस कौन है? तो एम की पुत्री है। तो एस यदि एम की पुत्री, इसका मतलब कि एस की भी पुत्री होगी, कोई दिक्कत? तो एस एम की पुत्री है और एम का विवाह किसके साथ हुआ है? आर से हुआ है। तो एक मैरिड कपल तो मिल गया। कितने विवाहित जोड़े होने चाहिए? तो 2 विवाहित जोड़े होने चाहिए। एक तो हमको मिल गया, लेकिन अभी तक जेंडर क्लियर नहीं हुआ कि कौन वाइफ और कौन हस्बैंड। फिर से एक बार मिला देता हूं कि पी क्यू का पुत्र है और वो आर का भाई है, एस एम की पुत्री है और एम का विवाह आर से हुआ है। अब कह रहा है कि टी जो है वो एस की आंटी और भी की मां है। तो टी एस की आंटी है। तो टी कौन है? एस की आंटी। तो हो सकता है कि यहां पे अगर मैं दे दूं तो टी कौन हो जाएगी? एस की आंटी हो जाएगी। हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ठीक है। तो टी एस की आंटी और ये भी की मां है, मतलब कि भी को हम यहां पे रख सकते हैं। तो टी कौन हो गई? एस की आंटी हो गई और भी की मां। क्योंकि जब परिवार तैयार होता है ना तो 2 मैरिड कपल आपको ढूंढने हैं। एक मैरिड कपल तो यहां हो चुका है, जैसे ही आंटी बोला मतलब कि वो इंडिकेट करना चाह रहा है कि दूसरा मैरिड कपल यही होगा। तो एस की आंटी मतलब ये चाचा हो जाएंगे इसके, और ये तो क्या कह रहा है? टी एस की आंटी और भी की मां है। अब कह रहा है कि आर का भतीजा जो है वो डब्लू है। आर का भतीजा डब्लू पी का पुत्र है। अब आर का भतीजा डब्लू जो है वो पी का पुत्र है। तो डब्लू को आप यहां पे रख दो। अब देखो ये आर का भतीजा डब्लू कौन है? पी का पुत्र है, ठीक है। और डब्लू की बहन भी है। तो डब्लू की बहन कौन है? भी, मतलब चलो भी का भी जेंडर उसने क्लियर कर दिया कि डब्लू की बहन भी है। तो कह रहा है भी का एम से क्या संबंध है? इसका मतलब ये दोनों भाई हो जाएंगे। और ये तो कह रहा है कि भी का एम से क्या संबंध है। आसान सा क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि भी का एम से क्या संबंध होगा। तो भी एम के कौन हो जाएंगे? नेफ्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, नीस हो जाएगी, क्योंकि फीमेल है ना। तो क्या हो जाएगी? नीस हो जाएगी, ठीक है। नीस सर किसको कहते हैं? तो नीस कहते हैं भतीजी या भांजी को। तो ऑप्शन से क्या चला जाएगा? 4 का आंसर ए चला जाएगा। क्लियर है? अच्छा सवाल था, लेकिन याद रखिएगा कि एनटीपीसी में अगर इस पैटर्न का सवाल दिया है तो कम से कम वो 2 सवाल या 3 सवाल जरूर पूछेगा। तो खैर ये प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट जानते हैं आप कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा हार्ड बनाता है कि नहीं है? ताकि अगर ये लेवल आपकी यहां पे रही तो एनटीपीसी में समझ जाओ कि आपकी लेवल इससे बेहतर ही रहने वाली है। समझ गए? तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आप लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। 5 नंबर में कह रहा है कि सभी चाकू औजार है। तो सी से चाकू हो गया और सभी चाकू ए से औजार हो गया, ठीक है। और कुछ कटर चाकू है। तो कटर का मतलब सीटी से कटर हो गया और सी एच से चाकू हो गया। क्लियर है? अब देखना है कि 2 कंक्लूजन क्या सब दिए गए हैं आपके सामने। तो 3 कंक्लूजन दिया गया। पहला कि कुछ कटर औजार है, तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि देखिए कटर और औजार में रिलेशन बनता दिख रहा है। तो पहला सही हो गया। दूसरा, सभी चाकू कटर है, गलत। क्या सभी चाकू कटर है? नहीं, कुछ ही चाकू कटर है। ये कह रहा है सभी चाकू कटर है, मतलब कि ये कंफर्म नहीं कह रहा है। तीसरा,
कुछ चाकू औजार नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा सर। क्यों? क्योंकि जब आपका सारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो निगेटिव कंक्लूजन जो होता है वो कंफर्म नहीं होता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आपसे पूछ रहा है क्या यह कंफर्म है, तो नहीं, यह कंफर्म नहीं है। तो क्या आंसर करेंगे? केवल निष्कर्ष एक निकलता है, 5 का आंसर ए हो जाएगा। 5 का आंसर ए। कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर, जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है तो उसी प्रकार कार्य का संबंध, अध्ययन करने से क्या प्राप्त होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। तो जब आप कार्य वर्क अपना करते हैं, कर्म अपना करते हैं, तो उससे क्या प्राप्त होगा? अनुभव प्राप्त होगा। मतलब 6 का आंसर क्या चला जाएगा? डी नंबर। मतलब ये इसको बोलते हैं एनालॉजी का क्वेश्चन। मतलब एनालाइज करना है आपको कि जिस तरह से अध्ययन का संबंध ज्ञान से है उसी प्रकार से कार्य का संबंध किससे होगा? अनुभव से हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देना, बहुत आसान होता है पेपर कटिंग या पेपर फोल्डिंग, लेकिन करना क्या होता है? तो सभी लोग आंसर ढूंढने, आंसर बनाने लग जाते हैं। आंसर बनाना नहीं है, आंसर ढूंढना है। आंसर जब बनाओगे, जब भी नॉन वर्बल का क्वेश्चंस का आंसर बनाने लग जाओगे ना, क्वेश्चंस को बनाने लग जाओगे, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सर बनाएंगे नहीं तो फिर सॉल्व कैसे करेंगे? तो आंसर ढूंढना है, बनाना नहीं है। जैसे कि आपको पता है कटिंग किया हुआ यहां पर जो ये वाला पार्ट है, सबसे पहले तो ये तो होना चाहिए, ओरिजिनल चीजें तो होनी चाहिए ना। अब देखो बी में नहीं है, सी में नहीं है, ऑलरेडी 2 छट गया। अब इसमें क्या होगा? अब बताओ कि एक कट जब यहां हुआ तो ऐसा कट आपको चारों जगह होगा कि नहीं? अब 4 जगह पे कट यहां पर दिया हुआ है और यहां पर भी दिया हुआ है। अब देखो जैसे ही 2 सर्कल यहां पे बना तो 2 सर्कल जस्ट उसके अपोजिट में भी बनेगा और फिर 2 सर्कल यहां पर भी बनेगा, 2 सर्कल यहां, मतलब टोटल 8 सर्कल होंगे और यहां पर एक बीच में एक बड़ा सा सर्कल होगा। तो अब यहां पर देखिए ए नंबर आपको देखते ही लग जाएगा कि सर ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ओरिजिनल सिचुएशन से ये मैच ही नहीं कर रहा है। तो योर ऑप्शन इज डी। तो बताओ मैंने आंसर बनाया? नहीं, आंसर ढूंढा और तुरंत आंसर निकल करके आ गया। तो 11 का आंसर क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। डन। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, 12 नंबर पे। क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तार्किक का मतलब होता है लॉजिकल रूप में, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इसका आंसर ना गलत दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होगा तो देखिएगा, सबसे पहले जब आप मान लीजिए कि यहां पे दिया हुआ वर्ड को एक झलक देख लो, सीखना, कॉलेज, डिग्री, मूल्यांकन, कक्षा और दाखिला। तो सबसे पहले हम लोग कॉलेज में दाखिला लेंगे। दाखिला लिए, अब जैसे ही दाखिला लेंगे तो दाखिला मतलब कहां पे, सॉरी देखो यहां पर क्या होगा, देखो तो सबसे पहले तो कॉलेज हो जाएगा, नहीं ध्यान देना क्या पे हो जाए, क्या दिया हुआ। देखो सबसे पहले तो दाखिला हो जाएगा। अब जब दाखिला लेंगे तो फिर हम लोग कॉलेज पहुंचेंगे, एडमिशन लिए कॉलेज पहुंचे और कॉलेज के बाद कक्षा जाएंगे और कक्षा में हम लोगों को सीखने को मिलेगा। सीखने के बाद क्या हो जाएगी, सीखने के बाद तो क्या सब हो गया, दाखिला हो गया, ठीक है। उसके बाद कॉलेज हो जाएगा, फिर कक्षा में जाने के बाद सीखेंगे, ठीक है। फिर हम लोगों की मूल्यांकन होगी और लास्ट में हम लोगों को डिग्री मिलती है। तो आंसर सी होना चाहिए, लेकिन आंसर डी दिया हुआ है। तो आंसर आप लोग सुधार लीजिएगा, 12 का आंसर सी होगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो आंसर आप लोग सुधार लेंगे। आगे बढ़े, चलो फिर। कह रहे क्लीन को अगर ये लिखा जाता है, ब्लो को ये लिखा जाता है, तो जोक को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या किया गया, कुछ नहीं किया है। सी का प्लेस वैल्यू 3 यहां लिखा है, एल का प्लेस वैल्यू 12, ई का प्लेस वैल्यू 5,
a का प्लेस वैल्यू 1 और n का प्लेस वैल्यू 14, मतलब कि हमसे पूछ रहा है जोक का, तो जोक का लिख रहा है तो क्या करेंगे हम लोग भी इसका प्लेस वैल्यू यहां लिख देंगे, इसका यहां और इसका यहां, और आंसर हमारा आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं। तो e का प्लेस वैल्यू 5, k का प्लेस वैल्यू 11, o का 15 और j का 10, मतलब योर आंसर इज 5111510। तो 5111510, योर ऑप्शन इज 13 का डी हो जाएगा। योर ऑप्शन इज डी। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन में लग रहा हो आपको, और हां एक चीज और, जब भी वीडियो डिस्कशन करते हो आप, उससे पहले आप उस सेट को बना लो। ऐसा नहीं कि बस अपना मेहनत किए नहीं, बस डिस्कशन देखते चले गए। तो पहले क्वेश्चंस को बना लो, फिर जैसे कि मान लो कि आप सेट नंबर 10 का डिस्कशन देखना चाहते हो, ठीक है, तो पहले सेट नंबर 10 आपका कंप्लीट होना चाहिए, तब डिस्कशन देखोगे तो थोड़ा सा क्या, लगभग डबल फायदे होंगे आपको, ठीक है। अब फिर जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जिसमें प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो उस टाइम नोट भी कर लिया करो, ठीक है, जल्दी में। तो कह रहा है कि कथन कि कुछ सड़कें गलियां हैं, कुछ सड़कें क्या है, गलियां हैं। चलो मैंने बना लिया डायग्राम, और कुछ गलियां मार्ग है। तो बहुत आसान सा डायग्राम होता है ये, सैल्यूलिज्म के लिए ये सबसे आसान डायग्राम होता है। पहला कह रहा है कोई भी सड़क मार्ग नहीं है, निगेटिव देखते गलत कर दो। क्यों सर? क्योंकि दोनों यहां पर पॉजिटिव दिया हुआ है। जब स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव होता है तो निगेटिव कंक्लूजन कंफर्म नहीं होता। कह रहा सभी गलियां मार्ग है, गलत। स्टेटमेंट में जब कभी भी सभी का बात नहीं करे और निष्कर्ष में सभी दे देगा तो कहां से हो पाएगा बताओ। स्टेटमेंट में कहीं से भी दिख रहा है आपको कि सभी की बातें हुई हो तो निष्कर्ष भी गलत होगा। कुछ मार्ग सड़कें हैं, तो आपको पता है कि मार्ग अलग है और सड़क अलग है, तो जब दो डायग्राम अलग अलग हो तो पॉजिटिव नहीं होता है। लेकिन एक बात बताओ, 1 और 3 को देखो, अलर्ट हो जाओ। जैसे ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट साथ में दिख जाए तो 1 और 3 में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है और दोनों कंक्लूजन गलत भी है। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और कुछ के साथ कोई नहीं दिया हुआ है, मतलब श्योर यहां क्या हो जाएगा, आइदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर। इधर का मतलब या तो 1 या 3, ऑप्शन से डी नंबर चला जाएगा। तो 14 का आंसर डी हो जाएगा। डन? क्लियर? ओके, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ध्यान से देखो। अब इस त्रिभुज की बात, सबसे पहले इस चतुर्भुज की बात करो। अगर चतुर्भुज के अंदर में विकर्णों को या फिर भुजाओं को मिलाया जाता है, जैसे कि यहां पर देखो, तो ये कितने पार्ट में बांटा है ये बताओ आप। तो ये देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट में बांटा है, मतलब 6 गुना 2, 6 गुना 2 12। फिर आप देखो यहां की बात अगर करो, इसको कितने पार्ट में बांटा है? ये भी तो एक चतुर्भुज है। अब इसको भी वो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब 6 पार्ट में ये भी बटा है, मतलब 12 त्रिभुज तो यहां से भी निकल करके आएगा। तो 12 12 24 त्रिभुज तो यहीं से निकल करके आया। क्या उसके बाद भी त्रिभुज बन रहा है? तो जी हां, इसके बाद भी त्रिभुज बन रहा है। सबसे पहले तो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ध्यान से देखना, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। सबसे पहले तो एक बड़ा वाला त्रिभुज ये बन रहा है। उसके बाद ध्यान दो, एक त्रिभुज यहां से, एक त्रिभुज यहां से ये बन रहा है और एक त्रिभुज यहां से ये बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? फिर से देखो, एक ये बड़ा वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, मतलब 3 त्रिभुज जो है सो और भी बढ़ रहे हैं। तो कितने हो जाएंगे? 24 3 27। 27 के बाद ध्यान देना, एक त्रिभुज आपको यहां से बनता दिखेगा और एक त्रिभुज आपको यहां से बनता दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं? मतलब 2 त्रिभुज और टोटल 5 त्रिभुज एक्स्ट्रा बना। कैसे? एक ये बड़ा वाला और ये वाला 2, 3 के बाद यहां से आ जाओ 4 और यहां से आ जाओ 5। क्या कोई और भी त्रिभुज सर बन रहा है? नहीं, और कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 29, ऑप्शन नंबर ए। तो 19 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अच्छा सवाल था ये, 19 का ए हो जाएगा।
ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं 20 नंबर में। देखिएगा, प्लस का मतलब है माइनस, तो यहां पे तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब है प्लस। तो क्या हो जाएगा, 60/10 का वैल्यू 6, अब प्लस 40, अब माइनस 6 गुना 5 30। बताइए 40 6 46 माइनस 30 का मतलब कितना हो जाएगा, 16 आपकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए। तो 20 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए नंबर चला जाएगा। 20 का ऑप्शन ए चला जाएगा। क्लियर है, आसान सा सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ये अल्टरनेट सीरीज बनाओगे तो तुरंत हो जाएगा। देखिए इसको क्या किया ना, पलट दिया है। अब पलटने के बाद फिर ऊपर किया है, मतलब 2 बार पलट रहा है, एक बार दाएं से बाएं और फिर ऊपर से नीचे। मतलब कि पहले दाएं से बाएं किया और फिर यहां से वहां करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो आप पलट लो, पहले आप पलट लो। पलटने के बाद जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे चला आएगा। देखिएगा वो नीचे आ जाएगा, और जो बीच में था वो तो खैर बीच में ही रह रहा है। तो मतलब कि सेम चीजें हो गई जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो 21 का ऑप्शन ए। उसी तरह से इसका संबंध इससे, और आगे का अगर पूछता तो खैर पूछा नहीं है, अगर आगे का पूछता तो हम वैसे ही निकालते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, क्योंकि जब 3 चीजें दी हुई रहती, चौथा पूछता, मतलब कि वो क्या हो रहा है, इसका संबंध इससे तो इसका संबंध इससे, लेकिन 4 वो ऑलरेडी दे चुका है और 5वां पूछ रहा है। इसका मतलब अल्टरनेट सीरीज से बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। क्लियर है, 21 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद सीधा क्वेश्चन आ जाओ आप 31। अब हेड को 37 कैसे लिखा है तो देखिएगा, H प्लस ई प्लस ए प्लस डी, सबको जोड़िए तो कितना होता है, प्लेस वैल्यू याद है ना, 8 5 13 1 14 4 18 आता है। कितना आता है, 18। उसको 2 से गुना किया है और प्लस 1 किया है, मतलब 2 से गुना करके 1 प्लस किया है तो 37 आया है, वही किया है। उसी तरह से यहां पर भी किया है कि b प्लस ए प्लस n प्लस के। अब सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 14 3 17 और 11 28 हुआ। कितना हो गया, 28। अब गुना 2 प्लस 1 किया है तो कितना आ गया, 57 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो हमसे पूछ रहा है काइट का, तो चलो हम लोग काइट का निकालते हैं। तो k प्लस आई प्लस टी प्लस ई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 11 9 20 20 40 और 5 45 हो जाएगा। और हमको करना क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 करना है, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा 91। क्या आ जाएगा, 91 का मतलब ऑप्शन सी। समझ में आया क्या किया गया था। तो सारे लेटर को जोड़ा, फिर उसको डबल किया और प्लस 1 किया है। तो हमने भी वही किया, सारे लेटर को मैंने जोड़ा 45 आया, उसको मैंने डबल कर लिया 90 और प्लस 1 मतलब कि 91 हो गया। कोई दिक्कत। चलो फिर अगले सवाल पे। अब इसमें क्या किया गया है तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये क्या किया गया है तो ऐसे लिख, रिलेशन ऐसे लिया गया है। देखिएगा 12 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 95। उसी तरह से 14 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 132 आ जा रहा है। तो 16 का स्क्वायर और माइनस 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 16 का स्क्वायर और माइनस 19 का स्क्वायर। मतलब 1256 माइनस 81, मतलब कि 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 175। ऑप्शन से ए।
तो बताइए कि 38 का ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। क्लियर है? चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, मतलब आपसे पूछ रहा है 3 के विपरीत में बताइए क्या होगा। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है, 6। क्या कॉमन है, 6। अब बताइए 6 से 3 किधर है, 6 से 3 एंटी क्लॉकवाइज में है, 6 से 3 एंटी क्लॉकवाइज, तो 6 से एंटी क्लॉकवाइज में क्या दिया हुआ आपको, 5, मतलब कि ऑप्शन बी, 39 का ऑप्शन बी। या दूसरा टेक्निक है कि दोनों में कॉमन क्या है, 6, तो 6, 2 और 5, और इधर से 6, 1 और 3, तो बताइए 3 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और 6 का अपोजिट बच कौन गया है, 4 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप डायरेक्ट भी बना सकते हो। क्लियर है? चलिए फिर 40 नंबर में क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा कंप्यूटर को अगर ये लिखा जाता है तो बताइए टेलीफोन को, देखिए C का अपोजिट X, O का अपोजिट L, M का अपोजिट N, P का K, U का F, T का G, E का V और R का I, मतलब कि अपोजिट किया गया है, अपोजिट एंड रिवर्स, अपोजिट एंड रिवर्स। तो चलिए हम भी क्या करेंगे, E का अपोजिट V हो जाएगा, N का M, O का अपोजिट L, रिवर्स में हम लिख रहे हैं, H का S, P का K, E का V, L का O, E का V और T का G हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। हमने भी अपोजिट किया और रिवर्स किया, E का अपोजिट भी पहले लिखा, N का अपोजिट M, O का, तो VMLSK, VMLSK VOVG, मतलब ऑप्शन 40 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 40 का ऑप्शन ए। क्लियर है, समझ गए? चलो फिर आसान सा क्वेश्चन था। अगला सवाल, इसका इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, चालीस के बाद 57। देखो क्या हुआ है ना, एक गलती हुई है कि 57 का इंफॉर्मेशन जो है आप लोग के पास तो होगा ना, चलो मेरे पास भी है, मैं पढ़ करके सेट कर देता हूं, फिर दोनों सवाल में बता देता हूं, ठीक है? 57 से 59 तक के लिए इंफॉर्मेशन मैं पढ़ देता हूं, ओके? तो चलिए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है PQRS, TB और W एक स्कूल के 7 विद्यार्थी हैं, इनमें से प्रत्येक कक्षा 4 से लेकर के 10, मतलब 7 क्लास में अलग अलग कक्षा में पढ़ते, जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो, और अंग्रेजी, और इसी क्रम में अंग्रेजी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, गणित, हिंदी और संस्कृत में से एक इनमें से प्रत्येक का पसंद। तो लोग कितने हैं, PQRS, TV और W, मतलब ये टोटल 7 लोग, ठीक है? 7 लोग। अब 7 अलग अलग कक्षा में पढ़ते हैं और 7 का पसंदीदा विषय है, तो ये हो गया कक्षा और ये हो जाएगा विषय। चलो अब बैठाते हैं हम लोग। पहला लाइन क्या कह रहा है वो देखिए, क्यू कक्षा 7 में पढ़ता है और उसे गणित और भूगोल पसंद नहीं है। तो क्यू कौन सी कक्षा में पढ़ता है, तो क्यू जो है कक्षा 7 में पढ़ता है। चलो मैंने 7 लिख लिया, लेकिन इसे क्या पसंद नहीं है, तो क्यू को ना तो गणित पसंद है ना ही भूगोल, तो यहां पर गणित लिख करके क्रॉस कर दो, और ना ही इसको भूगोल पसंद है, इसको भी लिख करके क्रॉस कर दो। कोई दिक्कत? तो क्यू कक्षा 7 में पढ़ता है और उसे ना तो भूगोल ना ही गणित पसंद है, ठीक है? आर को अंग्रेजी पसंद है और वह 5 या 9 में नहीं पढ़ता है, तो आर को अंग्रेजी पसंद है, क्लियर कर दिया, तो यहां पे लिख लो अंग्रेजी। तो आर को क्या पसंद है, अंग्रेजी, लेकिन ये कक्षा 9 में नहीं पढ़ता है और कक्षा 5 में नहीं पढ़ता है, अरे कक्षा 5 या 9 में नहीं पढ़ता है। टी कक्षा 8 में पढ़ता है और उसे हिंदी पसंद है, तो टी के बारे में सब कुछ बता दिया
कि टी जो है वो कक्षा 8 में पढ़ता है और उसे हिंदी पसंद है। क्लियर है? तो टी कक्षा 8 में पढ़ता है और उसे हिंदी पसंद है। जिसे विज्ञान पसंद है वो कक्षा 10 में पढ़ता है। तो लिख लीजिए कि जो कक्षा 10 में पढ़ता है उसको क्या पसंद है? विज्ञान। मतलब ये जहां भी होगा एक सेट में होगा, चाहे वो पी के पास हो या एस के पास हो या भी के पास या डब्ल्यू के पास। आगे क्या कह रहे हैं? एस कक्षा 4 में पढ़ता है। अब एस किस कक्षा में पढ़ता है? तो कक्षा 4 में पढ़ता है। डब्ल्यू को संस्कृत पसंद है और डब्ल्यू को क्या पसंद है? संस्कृत पसंद है। इसका मतलब कि 10 और विज्ञान एक साथ होगा, या तो भी होगा या तो पी, बाकी कहीं भी खाली है, पूरा सेट खाली होना चाहिए 10 और विज्ञान के लिए। खैर आगे पढ़िए क्या दिया है। डब्ल्यू को संस्कृत पसंद है। पी कक्षा 10 में नहीं पढ़ता है। अब बताइए कि पी यदि कक्षा 10 में नहीं पढ़ेगा, अब ये क्लियर हो गया कि ये किस में पढ़ेगा? तो 10 में पढ़ेगा भी, और इसे विज्ञान पसंद है, क्योंकि और कहीं खाली है ही नहीं, दो ही जगह खाली था, भी और पी। जैसे ही बोला कि पी 10 में नहीं पढ़ेगा, इसका मतलब इसमें पढ़ेगा। आगे का लाइन क्या कह रहा है? जिसे भूगोल पसंद है वह कक्षा 5 में पढ़ता है। अब भूगोल और कक्षा 5 एक साथ होगा, तो बताइए 5 और भूगोल एक साथ कहां खाली है? यहां पर 5 और यहां पे भूगोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूगोल। अब जरा देखिए कि यहां पे 9th नहीं होगा और 9th कहीं हुआ नहीं है, तो 9th जब यहां नहीं होगा तो 9th कहां हो जाएगा? यहां। अब बच गया है 6 क्लास। कौन सा क्लास? 6, क्योंकि 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 और 10। अब बताइए कि गणित तो यहां नहीं होगा, तो गणित कहां पे हो जाएगा? गणित यहां हो जाएगा। अब एक विषय बताइए कौन सा बचा हुआ है? इतिहास बचा हुआ है। इतिहास नहीं हुआ है, इसका मतलब इतिहास यहां हो जाएगा। क्लियर? तो आसानी से सेट हुआ। अब इसी पर आपको 57, 58 और 59 नंबर सवाल का आंसर करना है। तो देखिएगा 57 कह रहा है कि डब्ल्यू किस कक्षा में पढ़ता है। अब जरा बताइए कि डब्ल्यू किस कक्षा में पढ़ता है? तो डब्ल्यू कक्षा 9 में पढ़ता है। किसमें? कक्षा 9 में पढ़ता है, मतलब 57 का आंसर बी हो जाएगा। 57 का आंसर बी। तो जिनसे भी बन गया अच्छी बात है, जिनसे नहीं बना है वो लिख लें। अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। एस को कौन सी विषय पसंद है? एस को कौन सा विषय पसंद है बताइए? तो एस को कौन सा विषय पसंद है? तो एस को गणित पसंद है। एस को क्या पसंद है? गणित। मतलब 58 का आंसर सी हो जाएगा। 58 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक सवाल और है इस पे, 59 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है। तो 59 नंबर में कह रहा है, ठीक है, विद्यार्थी कक्षा विषय का लिखित में से कौन सा संयोजन सही है? कौन सा संयोजन सही है? कह रहा है T8 और गणित। अच्छा बताइए T8 तो ठीक है, लेकिन गणित है वो नहीं, गलत है ये। W7 संस्कृत। अच्छा बताइए W9 है ना, W7 में तो पढ़ता नहीं है। Q7 और भूगोल। अच्छा बताइए Q7 और इतिहास है, लेकिन ये क्या दे दिया है? भूगोल। भी 10 और विज्ञान, ये सही है। देखिए भी 10 और विज्ञान, मतलब ये सेट बिल्कुल सही है। मतलब 59 का आंसर डी हो जाएगा। 59 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 60 से 61। देखिए 60 से 61 में क्या कह रहा है? ए बी सी डी ई एफ जी और एच 8 छात्र हैं, हर एक की लंबाई अलग है। कह रहा है डी ए से छोटा, डी ए से छोटा लेकिन जी से लंबा है। चलो यहां पे साइड में लिख लो कि डी जो है ए से छोटा है लेकिन जी से लंबा है। पहला मैंने बैठा लिया, ठीक है। कह रहा है ई एच से लंबा लेकिन सी से छोटा है। तो कनेक्टेड लाइन ढूंढो। ई एच से ई एच सी के बारे में बात नहीं किया, छोड़ दीजिए। बी डी से छोटा लेकिन एफ से लंबा है, तो बी डी से छोटा और सी जी से छोटा है। तो सी कौन है? जी से छोटा है। कनेक्ट करते जाओ, सी जी से छोटा है। जी एफ जितना लंबा नहीं है
अब जी एफ जितना लंबा नहीं है, मतलब एफ से वो छोटा है। ई एच से लंबा लेकिन सी से छोटा है, तो ई एच से लंबा है। अब कनेक्ट कीजिए, तो ई एच से लंबा लेकिन सी से छोटा है, तो कितने लोग हो गए? 3 3 6 लोग हो गए, 8 लोग हैं। अब बी डी से छोटा लेकिन एफ से लंबा है, तो बी डी से छोटा लेकिन एफ से लंबा है, और जी एफ जितना लंबा नहीं है, मतलब जी एफ जितना लंबा नहीं है, तो मतलब कि क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, बी डी से छोटा है, बी डी से छोटा है, बी डी से छोटा लेकिन ये एफ से लंबा है। ध्यान दीजिएगा, अब यही तो बचा हुआ है ना, तो बी डी से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है, और जी एफ जितना लंबा नहीं है, मतलब जी एफ जितना लंबा नहीं है, मतलब जी नीचे होगा। अब अगर बताइए तो जी के बाद क्या हो जाएगा? एफ बी, तब डी होगा। जी के बाद एफ, जी के बाद क्या हो जाएगा? जी के बाद एफ बी, डी से बड़ा कौन है? अब अगर हम दोनों को कनेक्ट करें, दोनों को कनेक्ट कीजिए, तो डी से बड़ा कौन हो जाएगा? ए। कनेक्ट कीजिए, डी से बड़ा ए। अब बताइए जी से छोटा कौन कौन है? तो जी से छोटा है सी ई एच, सी ई और एच, यही ना होगा? सी ई और एच, यही होगा कि नहीं होगा? बताइए। ठीक है, यहां पे फ्रेश लिख देता हूं, ए डी बी एफ जी सी ई और एच। अब इस पे 2 सवाल पूछे हैं। क्या सब सवाल पूछा है? तो ध्यान दीजिएगा, 60 नंबर में पूछा है कि निम्नलिखित में से, क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से मिथ्या है, मतलब झूठ बोल रहा है। कह रहा है सी जी एफ से छोटा है, तो जी एफ से छोटा ये तो सही कह रहा है। सी एफ से छोटा है, तो सी जो है एफ से छोटा है, ये भी सही कह रहा है। हमको ढूंढना है कि झूठ कौन बोल रहा है। एफ सी से लंबा है, तो एफ सी से लंबा, ये भी सही कह रहा है, और सभी सत्य है, तो आंसर क्या करेंगे? डी नंबर। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लियर है? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। 61 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 61 नंबर में क्या कह रहा है? तो 61 में कह रहा है कि यदि एक अन्य जे इस समूह में शामिल किया जाए जो ई से लंबा लेकिन जी से छोटा हो। जे क्या? ई से लंबा, जे कहां होना चाहिए? तो जे ई से लंबा लेकिन जी से छोटा, तो ई से लंबा लेकिन जी से छोटा, मतलब जे या तो, सॉरी कहां गया? ई से लंबा लेकिन जी से छोटा, मतलब कि जे या तो यहां होगा और जे या तो यहां होगा। कह रहा अगर कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो, कौन? जे, और जो ई से लंबा लेकिन जी से छोटा हो, तो निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से सत्य होगा? तो पहला कह रहा सी और जी की लंबाई एक समान है, ये हम नहीं कह सकते। जे डी से छोटा है, ये कह सकते हैं कि जे डी से छोटा होगा। तो आंसर क्या चला गया? 61 का। तो 61 का आंसर क्या चला गया? बी नंबर। ठीक है, क्लियर है? ये आपका अरेंजमेंट है, लिख लीजिएगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस सवाल के लिए मैं बार बार आपको ट्रिक बता रहा हूं। पहले सवाल पूछ लीजिए, क्या कह रहा है? यदि श्रीमान एक्स बिंदु सी से दाईं ओर मुड़ते हैं, तो इस समय उनके सामने की तरफ इनमें से कौन सी दिशा होगी? मतलब कि हमको सी से बस दाएं मुड़ना है। तो चलिए, श्रीमान एक्स बिंदु ए से आरंभ होने वाली मैराथन में दौड़ते हैं, वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर। चलो, वह उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर। कहां से दौड़ता है? वो ए से। कहां पहुंचता है? बी तक। ठीक, और बिंदु बी पर पहुंचते हैं। फिर दाईं ओर मुड़ करके 6 किलोमीटर दौड़ते हैं और बिंदु सी पर पहुंचते हैं। अब वो दाईं ओर मुड़े और 6 किलोमीटर चल करके बिंदु सी पर पहुंचे। फिर दाईं ओर मुड़ करके 8 किलोमीटर दौड़ते हुए बिंदु डी पर। बस इतना ही काम है। अब यहां से जब सी से जब दाईं ओर कोई मुड़ेगा, तो उसका मुख किधर होगा? तो उसका मुख हो जाएगा दक्षिण की तरफ। यही ना पूछ रहा है? तो पूरा सवाल बनाने की क्या जरूरत है? यही ना पूछ रहा था कि श्रीमान एक्स बिंदु सी से यदि दाएं मुड़ते हैं, तो इस समय उनके सामने की दिशा क्या होगी?
तो सी से जब उठाएंगे, मैं जैसे ही श्रीमान एक्स मुड़ते हैं तो उसका मुख दक्षिण दिशा में है, मतलब 70 का आंसर सी। पूरा सवाल बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया ना? आगे बढ़ते हैं 74 नंबर में क्या कह रहा है। अब ये आपको एक श्रृंखला दी गई है, उपरोक्त श्रृंखला में उन अक्षरों की संख्या कितनी होगी, अक्षर का मतलब लेटर, जिनके पहले चिन्ह मतलब सिंबल और बाद में अक्षर आता हो। मतलब आपको यह ढूंढना है, मतलब कि ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके पहले चिन्ह और बाद में अक्षर, मतलब सिंबल के बाद डबल लेटर। अच्छा बताइए सिंबल कहां कहां है? सिंबल के बाद डबल लेटर नहीं ना है जी, सिंबल के बाद डबल लेटर नहीं है, सिंबल के बाद डबल लेटर नहीं है। अच्छा सिंबल के बाद डबल लेटर एक ये होगा, और सिंबल के बाद डबल लेटर एक ये होगा, और सिंबल के बाद डबल लेटर एक ये होगा। मतलब कितने मिले? 3। तो 74 का आंसर क्या हो गया? बी नंबर हो गया। 74 का आंसर बी हो गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। पचासी नंबर देखिएगा। आपको मैंने बताया था कि 3 तरह, अब क्या कह रहा है, अब ये 9 है, एक तरह की ढूंढो। तो एक मतलब एक के अंदर में एक, फिर 5 और 8, मतलब एक ग्रुप बन रहा है 1 5 8। ठीक है, 1 5 और 8 का एक ग्रुप बन रहा है। उसके बाद एक दूसरे को क्रॉस करता हुआ सेम फिगर देखिए, 3 6 और 7, ये एक हो गया। 3 6 और 7 ये एक ग्रुप हो गया। अब जो बच गया, बच कौन गया? 2 4 और 9। अब 2 4 और 9 ये एक ग्रुप बनेगा। मतलब 1 5 8 3 6 7 2 4 9, मतलब कि 85 का आंसर ए हो जाएगा। मतलब एक तरह के 3 ग्रुप और 3 ग्रुप बनाना है। एक तरह के 3 एलिमेंट का 3 ग्रुप बनाना है। तो 1 5 और 8 देखिएगा तो एक आकृति के अंदर में एक आकृति है। 3 6 और 7 को अगर देखिएगा तो सेम आकृति एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, लेकिन 2 4 9 में क्रॉस तो कर रही है लेकिन अलग अलग आकृति है। 2 4 9 में अलग अलग आकृति है। जैसे यहां वृत्त है तो यहां त्रिभुज, यहां पर आयत है तो वर्ग है, वृत्त है, यहां पर आयत है तो यहां पर वर्ग है, मतलब अलग अलग आकृति, इसीलिए ये ग्रुप बनेगा। ठीक है, 86 नंबर में देखिए प्रश्न और 2 कथन कौन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? 4 छड़ियों कौन कौन से एल आर पी और टी को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है और 1 से 4 तक लेवल किया गया है। तो किस छड़ी को दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो देखिए पहला नंबर क्या बता रहे हैं, कह रहे टी एल से अधिक लंबी है, टी एल से अधिक लंबी है और एल पी और आर से अधिक लंबी है, और एल जो है पी और आर से अधिक लंबी है। तो बताइए पहले से तो आंसर आर गया जी कि दूसरे स्थान पर कौन है? एल। दूसरा देखिए वो भी अकेला आंसर कर पाता है कि नहीं। एल लकड़ी की छड़ी है और अन्य सभी प्लास्टिक है, तो दूसरे से तो पता नहीं चल पाएगा। तो क्या कहिएगा? केवल कथन 1 पर्याप्त है। 86 का आंसर बी हो जाएगा। 86 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलो फिर 87 कह रहा है कि दी गई आकृति का सही जल प्रतिबिंब, सही जल प्रतिबिंब तो भी ऐसा बनेगा, ए ऐसा बनेगा, तो छांटते जाओ। बी और ए ऐसा कहां? इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। फिर देखो y ऐसा बनेगा, u ऐसा बनेगा, तो y y y u सब है। अब ये 8 तो 8 की तरह दिखेगा, 4 ऐसा दिखेगा, तो 4 इसमें है, इसमें सब में है, 8 4। अब देखो 3 3 की तरह ही दिखेगा, और 6 जो है वो ऐसा दिखेगा। 1 2 3 4 दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। तो वी ए वाई यू 8 4 भी सब में दिया हुआ है। देखिए 3 को देखिएगा अगर तो आपको पता चल जाएगा, सी कैंसिल होगा,
डी कैंसिल होगा। और देखिए इसमें पलट दिया है, 3 को देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए होना चाहिए। 87 का आंसर ए चला जाएगा। ठीक है, चलो फिर 88 नंबर में देखते हैं। आपसे कथन कह रहा है काफी समय से यह देखा जा सकता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे टेलीविजन के उत्सुक एवं अधिक नियमित दर्शक बनते जा रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में गिरावट आई है। कह रहा काफी समय से यह देखा जा सकता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे टेलीविजन के उत्सुक एवं अधिक नियमित दर्शक बनते जा रहे हैं, मतलब रेगुलर वे में दर्शक बनते जा रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या में गिरावट आई है। पहला, समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या बढ़ाने का तरीका खोजा जाना चाहिए। गलत, कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ी निष्कर्ष पूछ रहा है आपसे। दूसरा, समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या पर टेलीविजन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों की टीम को अन्य देशों में भेजा जाना चाहिए। गलत, दोनों में से कोई भी नहीं होगा और आंसर क्या चला जाएगा? 88 का सी चला जाएगा। 88 का सी नंबर क्लियर है। चलो फिर 89 नंबर में क्या कह रहा है वो देखिएगा। 3 मई 2008 को कौन सा दिन था? ये पहले भी हम कोड वुड लिखाए हुए हैं। 3 मई 2008 को कौन सा दिन था? तो देखिए मैं बता देता हूं, मंथ कोड फिर से मैं बता रहा हूं और ध्यान रखिएगा। मंथ कोड क्या होता है? जनरल ईयर का जनवरी से लेकर दिसंबर तक 144, 025, 036, 146, मतलब ये हो गया जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। देखिएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लीप की बात करते हैं तो लीप में सिर्फ जनवरी फरवरी बदलता है, ये 0 और 3, बाकी समान होता है, बाकी समान होता है। ठीक है, ये मंथ कोड हो गया। दूसरा देखिएगा डे कोड। डे कोड, डे कोड क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया सैटरडे का, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। ये 7 दिनों का अलग अलग कोड होता है। ये 7 दिनों का अलग अलग कोड हो गया। और उसके बाद सेंचुरी कोड। ठीक है, इसको याद रखना। अगर सेंचुरी में 400 से डिवाइड किए और शेष, सेंचुरी में 400 से डिवाइड किए और शेष, 4 चीजें याद रखनी है। सेंचुरी में 400 से डिवाइड किए शेष, और सेंचुरी में 400 से डिवाइड किए। अब सेंचुरी में 400 से जब भी डिवाइड कीजिएगा तो शेष आपके क्या बच सकते हैं, तो उस पे जरा गौर फरमाइएगा। तो शेष आपका या तो 0 बचेगा या फिर 300 बचेगा या 200 या 100। तो करना क्या है तो ध्यान दीजिएगा। जब भी कोड 0 बच जाए, मतलब पूरा कट जाए, 400 से भाग दिए पूरा कट जाए, तो आपको -1 करना है। 300 में कुछ नहीं करना है, 200 में 2 जोड़ना है और 100 में 4 जोड़ना है, मतलब 1024। 1 GB में 1024 MB होते हैं ना, याद रखिए। अगर पूरा कट गया, 0 शेष बचा तो -1। 300 में कुछ नहीं करना है, 0। 200 में 2 जोड़ना है और जब 100 बचे तो 4 जोड़ना है। तो जैसे कि 3 मई 2008, अब ट्रिक समझो इसका। ट्रिक, सबसे पहले डेट दिखता है तो डेट में 7 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा? 3। 7 से तो भागा होगा ही नहीं, 3 प्लस मई का कोड बताइए क्या होगा। तो बताइए कि मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई का कोड क्या होगा? 2 होगा।
प्लस लास्ट के 2 डिजिट में 7 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। तो एक बार करना क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, एक बार करना क्या है, तो यहां पर 7 से भागा देना है, शेष लेना है, और एक बार यहां पे 7 से भागा देना है। फिर से समझो, डेट में 7 से भागा दिए तो 3 में 7 से भागा हुआ नहीं, मतलब शेष 3 ही। दूसरा, महीने का कोड 2, 8 में 7 से भागा दिए, शेष कितना? 1। प्लस लीप ईयर, चौथा लीप ईयर निकालना कि 8 सालों में लीप ईयर कितने, तो 2 लीप ईयर होंगे। कितने लीप ईयर? 2 लीप ईयर। अब बताइए, ये 2000 की सेंचुरी है। कौन सी सेंचुरी है? 2000 की। जब 2000 में 400 से भाग दीजिएगा तो शेष 0 बचेगा, मतलब कि -1। अब जब इसको हम काटते हैं तो 3 2 5 2 7 खत्म, +1 -1 खत्म, मतलब 0 बचा। 0 का मतलब डे कोड से बताइए, 0 का मतलब क्या हो गया? सैटरडे। क्या हो गया? सैटरडे, मतलब कि आंसर शनिवार। तो जल्दी से इसको लिख लो आगे, क्योंकि आगे अब ये चीज नहीं बताएंगे, बस इतना चीज ध्यान में रखो और सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी बन जाएंगे। चलो इसको फास्ट लिख लो जल्दी से सब लोग। लिख लिया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा अरुण ने विजय को घड़ी उपहार में दी जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे बढ़ जाती है। अब एक बात बताइए, 3 मिनट में कितना आगे बढ़ती है? 5 सेकंड। तो बताइए 1 मिनट में कितना बढ़ रही है? तो 1 मिनट में 5/3 सेकंड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? मतलब पर मिनट यह घड़ी 5/3 सेकंड बढ़ जाती है। तो सुबह 7 बजे मिलाया गया, सुबह 7 बजे। अच्छा, सुबह 7 बजे को हम 7 AM डायरेक्ट नहीं लिख दें, तो 7 AM से कब? तो उसे सुबह 7 बजे ठीक सेट किया गया था। उसी दिन दोपहर घड़ी में 4:15 बज रहे थे, से दोपहर 4:15 बजे का मतलब 4:15 PM तक। बताइए कितना समय होगा? तो 9 घंटा 15 मिनट होगा। कितना घंटा होगा? 9 घंटा 15 मिनट का मतलब हो गया 9 घंटा का मतलब कितना मिनट? तो 9 × 6 540 + 15 555 मिनट। कितना मिनट? 555 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया? 555 मिनट। तो अब जरा बताइए कि 1 मिनट में 5/3 सेकेंड, तो 555 मिनट में कितना सेकेंड? तो 555 मिनट में 5/3 गुना 555 = 925 आ जाएगा। 3 से ये 185 बार में, ठीक है, 925 ये सेकंड हुआ। अब बताइए कि 925 सेकंड का अर्थ क्या हो गया?
925 सेकंड का मतलब 60 से भागा दीजिए तो 15 छक्के 90, मतलब कि 15 मिनट 25 सेकंड। तो बताइए समय क्या हो जाएगा? तो समय हो जाएगा 4:15 में आपको घटाना है 15 मिनट और 25 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा बताइए? 35। अब यहां पर 14 में से 15 59 मिनट और 3, तो 3 59 35 को हम क्या बोल सकते हैं? 4 PM बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 4 PM, मतलब ऑप्शन ए। तो बताइए 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 90 का ऑप्शन ए लिख लीजिए जल्दी से। क्लियर है? चलिए फिर 91 नंबर में देखिए। देखिए आपसे पूछ रहा है चाह, हवा, गार और हवा। ठीक है, चाह, हवा और हवा। हवा हवा 2 बार दिया हुआ है, मतलब कि 2 कोड होना चाहिए। अब बताइए कि इसमें और इसमें क्या मैच कर रहा है? हवा मैच कर रहा है, सॉरी, हवा मैच कर रहा है, हवा मैच कर रहा है। और क्या? और तो कुछ नहीं। माला, चाहा, हवा और चाहा, गार और आहे, तो दोनों में सिर्फ हवा मैच कर रहा है। तो दोनों में कोड कौन सा मैच कर रहा है? चाहा। मतलब क्लियर हो गया कि इसका क्या हो गया? चाहा, चाहा, और इसका भी क्या हो गया? चाहा। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिए तीसरे में, अब देखिए ये वाला चाहा है, चाहा और चाहा। तो दोनों में जब चाहा चाहा मैच कर रहा है तो बताइए दोनों में क्या मैच कर रहा है? इस दोनों में PIU PIU, तो इसका कोड हो गया PIU। तो गार का कोड क्या हो जाएगा ये बताइए? गार है किस में? चाहा, हवा, गार का कोड क्या हो जाएगा? तो गार किस में है? तो इसमें है। कहाँ गया? गार और अहे। अच्छा बताइए गार और गार मैच कर रहा है? कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब बताइए कि इस दोनों में क्या मैच कर रहा है? एस्टो और एस्टो, मतलब कि एस्टो। हो गया? देखिए तो ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए 91 का ऑप्शन क्या चला गया? सी चला गया। तो 91 का ऑप्शन सी। क्लियर है? चलो फिर लास्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था खैर ये। कान, नाक और चेहरा। क्या कह रहा है? कान, नाक और चेहरा। आपको पता है कि चेहरा के अंदर में भी कान और नाक हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। तो 94 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 94 का ऑप्शन ए। क्या और भी कोई क्वेश्चन है? जी हाँ, 95 नंबर देखिएगा। 95 में क्या कह रहा है? कह रहे कई सरकारी अधिकारी अपना काम करने के लिए रिश्वत लेते हैं, तो भ्रष्ट कर्मचारियों को फंसाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को स्वतंत्र किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही, ताकि वो स्वतंत्र रूप से काम करें। सरकार कर्मचारियों पर लगे सभी भ्रष्टाचार के आरोप झूठे हैं, ये गलत हो जाएगा। मतलब कि केवल कार्यवाही एक, मतलब सिर्फ एक अनुसरण करता है। तो 95 का ऑप्शन डी हो जाता है। 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? और भी कोई सवाल है? नहीं, हो गया। तो ये आपका सेट कंप्लीट होता है। सेट नंबर 10 जो है वो आपका यहां पे कंप्लीट होता है। तो हम लोग जल्दी से सेट नंबर 11 में मिलते हैं हम आपसे। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट सभी को।